बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी विज्ञान की क्लास में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये जानने के लिए आपको पहले मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं आपसे मिलने कौन आया है। आपसे मिलने आई है जल की रानी मछली। आप सभी ने कविता तो सुनी ही होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो जब जल किसी के जीवन का जो आधार है, ज़रूरत है हमें उस जल को बचाने की, उसको संरक्षित करने की। तो आज यही हमारा टॉपिक है। आज आपका टॉपिक है जल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जल संरक्षण के उपायों के बारे में और साथ ही हम चर्चा करेंगे जल प्रदूषण तथा जल की कठोरता को दूर करने के उपायों के बारे में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल की कठोरता के बारे में। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि जल दो प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल, जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो देखिए बच्चों सामने कि मृदु जल वह जल होता है जो कि साबुन के साथ बहुत ही कम ज़्यादा झाग देता है, और इसके अलावा कठोर जल जो बहुत ही कम झाग देता है। तो ऐसे जल को आप पहचान सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रयोग द्वारा करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। बच्चों हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे कठोर जल और मृदु जल अधिक झाग और कम झाग देते हैं। जैसे आपने देखा मैंने ये सर्फ डाला और ये है कठोर जल और ये है मृदु जल। अब चलिए इनको हम घोलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको घोल ली हूँ, लेकिन इसमें झाग नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं बहुत ही हल्की सी मात्रा में बबल्स आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा झाग नहीं हो रहा है। अब इसको आप देखिए, ये है मृदु जल, और इसको आप देख रहे होंगे कि इससे कंपेयर करेंगे अगर आप, तो इसमें झाग इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इसकी तुलना में इस पानी में झाग इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें झाग ये ज़्यादा हैं। तो इस तरह बच्चों आप ये घर में भी करके देख सकते हैं कि किस तरह से कठोर जल और मृदु जल कम झाग और ज़्यादा झाग देते हैं। तो जैसा बच्चों आप देख चुके हैं कि मृदु जल में साबुन के साथ यूज़ करने पे झाग अधिक होता है, और इसके विपरीत कठोर जल के साथ झाग कम होता है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं बच्चों। जैसा आपको सामने ये दिखाई भी दे रहा होगा, ये हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल है, इसमें कम झाग है, और ये सॉफ्ट वाटर यानी कि मृदु जल है, जिसमें अपेक्षाकृत ये अधिक झाग है। इसके बाद हम बात करेंगे कठोरता के विषय में। जल की कठोरता, ये कठोरता मुख्यतः होती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलित लवणों के कारण, लेकिन ये अलग अलग तरह की होती है। कितने तरह की होती है और कौन कौन से लवण होते हैं जिनके कारण ये कठोरताएं पाई जाती हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थायी कठोरता की। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये कठोरता होती है बाइकार्बोनेट्स के घुले होने के कारण, जैसा कि आप सामने बच्चों देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस कठोरता को हम दूर कैसे करें। इसके लिए दो उपाय हैं। पहला उपाय है उबालकर और दूसरा है चूना मिलाकर। उबालकर इसके लिए हमें बस पानी को लेना है और उबाल देना है। अब उबालने से क्या होगा, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये छोटे छोटे से इसमें बुलबुले जैसे दिखाई दे रहे हैं। जब पानी पूरी तरह से उबलने लगता है तो क्या होता है, जो उसमें घुले कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के ये बाइकार्बोनेट हैं, ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं अविलय लवण में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और जैसे ही इसको गर्म किया गया ये बदल गया कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि एक अविलय लवण होता है, जिसे कि हम छान के आसानी से अलग कर सकते हैं और प्राप्त जल मृदु जल में बदल जाता है। दूसरी विधि होती है चूना मिलाकर, इसे हम क्लार्क विधि भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके लिए आप चूना मिले हुए पानी को कठोर जल में मिश्रित कर दें, फिर देखें क्या होता है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, जैसे ही इसमें चूने का पानी इस तरह से मिलाया गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे कुछ इस तरह का पदार्थ आपको जमा हुआ दिखाई देगा। इसके पश्चात इसको हम लोग ऐसे छान लेंगे। छानने के बाद ये जो अविलय लवण हैं ये ऊपरी रह जाते हैं, और नीचे ये जो जल है प्राप्त जल, ये हमको मृदु जल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम कठोर जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बताया आपने, ये है चूने का पानी। अब इसको अगर हम मिक्स करेंगे कैसे पानी में, कठोर जल में, देखिए क्या होता है। इसको डालने के बाद इस तरह से हम छानेंगे
तो धीरे धीरे जो इसके नीचे अलविलय कण हैं वो आपको अभी दिखाई देने लगेंगे छनने के उपरांत। आप देख पा रहे होंगे कि ये पानी धीरे 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 इसमें नीचे जा रहा है। देखिए इस तरह से इसको आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और देखिए छनने के उपरांत क्या होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये गिलास में ही ये कुछ आपको चिपके हुए दिख रहे हैं। ये हैं वो अविलय लवण जो कि इस क्लार्क विधि के उपरांत हमको प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अब ये पानी बच्चों छन रहा है और जैसे ही ये पानी छन के जाएगा इसमें भी कुछ बचे हुए आपको अविलय लवण दिखाई देने लगेंगे। तो बच्चों अभी आपने देखा और समझा कि किस तरह से हम क्लार्क विधि को घर में भी करके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि जल की स्थायी कठोरता क्यों होती है। जिस तरह आपने अभी पढ़ा कि अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, लेकिन स्थायी कठोरता उन्हीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से होते हैं, दो लवण होते हैं इसमें, या तो वो क्लोराइड हो सकता है या फिर वो सल्फेट हो सकता है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं इसमें दो तरह के सल्फेट और दूसरा क्लोराइड, इसमें दो तरह के लवण होते हैं जिसके कारण ये स्थायी कठोरता पाई जाती है। अब इसको हम कैसे दूर करेंगे, इसके भी कई उपाय हैं। तो पहली विधि कहलाती है आसवन की विधि, जो बच्चों आपने घर में अक्सर देखा भी होगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं एक भगोने से इस तरह से भाप निकल रही है, आप सबको दिखाई दे रहा है बच्चों। फिर क्या होता है, अगर हम ऊपर से एक ढक्कन लगा दें तो कुछ छोटे छोटे से इस तरह से आपको बूंदे जल की दिखाई देने लगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा घरों में जब खाना बनता है तो इस तरह से अगर ढक्कन ढक दिया जाए तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट बूंदी टाइप की दिखाई देती हैं। बस यही क्रिया कहलाती है आसवन। जब हम जल को इतना उबालें कि जल पूरी तरह से उसमें अंदर से बुलबुले बने और जल भाप बनकर उड़ने लगे, उसके पश्चात उसके पास एक कोई भी हम थाली या कोई बर्तन ले आएंगे तो वो अपनी शुद्ध अवस्था में जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो शुद्ध अवस्था का जल होता है, जिसे हम आसुत जल भी कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आसवन की विधि क्या होती है। तो इस तरह से इसमें जो प्राप्त ये वाला जल है ये बिल्कुल पूरी तरह से कठोरता मुक्त शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है। इसकी दूसरी विधि है धावन सोडा द्वारा। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे कि ये है धावन सोडा और हमने क्या किया, इसको इसमें डाल दिया, ठीक। उसके बाद हमने इसको मिक्स किया। जैसे ही हम इसको मिलाते हैं तो इसका जो विलय लवण होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धता इसमें होती, कठोरता होती है इसमें, ये विलय लवण बदल जाते हैं किसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट और NaCl। तो इस तरह से क्या होता है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट ये अविलय लवण होता है और इस अविलय लवण को हम छान के अलग कर देते हैं और इस तरह से कठोरता दूर हो जाती है। और इसके साथ ही धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसे आप सबको याद रखना है Na2CO3। तो बच्चों आप इसको समझ चुके होंगे कि ये लवण है अविलय और इस तरह से हमने अविलय लवण को छान के अलग कर दिया और यह शुद्ध भी पूरी तरह से, ये कठोरता भी दूर हो गई। अब हम आगे बात करेंगे इसकी तीसरी विधि। तीसरी विधि क्या है, तीसरी है परम्यूटेड या इसे हम जियोलाइट विधि भी कहते हैं। इसके लिए इस तरह से एक पूरा तैयार किया जाता है सिस्टम। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे इसमें इस तरह से जियोलाइट होता है बीच में और आप जैसे ही यहाँ से आप देख सकते होंगे यहाँ NaCl का कॉन्सेंट्रेट यानी कि सांद्र विलयन इसके अंदर जाता है और ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ से ये कौन सा जल जाएगा, यहाँ से कठोर जल। बिल्कुल सही बताया आपने, हम यहाँ से कठोर जल को अंदर भेजेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही कठोर जल यहाँ से अंदर जाएगा तो जब ये इससे यहाँ ये बीच में जियोलाइट बीच में भरा हुआ है, तो जब ये इससे होता हुआ बाहर आएगा तो ये इसका जो कॉन्सेंट्रेट NaCl यानी कि ये NaCl आप सब जानते हैं ना, नमक को बोलते हैं हम NaCl, उसका ये विलयन है सांद्र। इसकी ये क्रिया होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट से। अब क्या होता है कि सोडियम होता है Na, ठीक है, ये NaCl था और जब इसकी क्रिया हो गई CaCl2 से तो क्या हुआ कि ये सोडियम ने इसके साथ क्रिया कर लिया और ये इसके साथ क्रिया हो गई। तो इस तरह से बन गया NaCl और प्लस CaCl2। इसी तरह से दूसरी कौन सी क्रिया होती है, चलिए देख लेते हैं। NaCl और दूसरी क्या थी कठोरता, MgSO4
इनमें से कोई भी लवण हो सकता है जिसकी वजह से ये स्थायी कठोरता पाई जाती है। तो देखिए इसमें भी Na ये इससे करेगा और ये इससे हो जाएगी क्रिया, तो बनेगा MgCl2 और साथ में Na2SO4 यानी कि Na2SO4। अब आपको इसमें ये समझना है कि देखिए CaCl2 और MgCl2 ये तो थी हमारी कठोरता के कारण, ठीक है। जब ये चेंज हो जाते हैं NaCl और MgCl2 तो ये दोनों पानी में पूरी तरह से क्या होता है, घुलित होते हैं। लेकिन जो Na2SO4 और CaCl2 हैं ये पानी में अगर घुले भी रहते हैं तो इनकी वजह से कोई भी अशुद्ध कठोरता नहीं होती है, और NaCl तो घुलित है ही, आप सबको पता होगा। तो इस तरह से जो प्राप्त जल होता है वो पूरी तरह से मृदु यानी कि कठोरता रहित होता है। तो बच्चों आपको ये पूरी तरह से अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हमारे जीवन में जल एक अनिवार्य वस्तुओं में से माना जाता है, हमारे जीवन की अनिवार्यता है, वांछनीय पदार्थ है। लेकिन आज हमारी और आपकी वजह से या कुछ प्रकृति की वजह से जल पूरी तरह से क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये प्रदूषण शब्द क्या है, आखिर में प्रदूषण कैसे होता है, प्रदूषण होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जल प्रदूषण की। तो जब जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता में ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक और साथ ही साथ प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण दो तरह का हो सकता है, ये प्राकृतिक भी हो सकता है और साथ में कृत्रिम भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कैसे कृत्रिम? कृत्रिम मतलब कि जो हम और आप मिलके करते हैं, कृत्रिम यानी कि मानव जन्य। तो इस तरह से दो तरह से प्रदूषण फैलता है। आप सामने देख भी रहे होंगे पानी कितना गंदा दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से ये प्रदूषण फैलता है जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब बात हमने की प्रदूषण शब्द जो आया ये प्रदूषक से बना। पहले प्रदूषक क्या होते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो वायु, जल, मृदा में मिलने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं वो पदार्थ कहलाते हैं प्रदूषक। अब आपको समझ में आ गया होगा जिन वजहों से, जिन पदार्थों की वजह से जल, वायु, मृदा सब प्रदूषित हो रहा है उन पदार्थों को ही हम कहते हैं प्रदूषक। अब बात करेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है। तो देखिए जब वायु, भूमि तथा जल के भौतिक तथा रासायनिक और जैविक गुण लक्षणों में कुछ ऐसे अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं जो हानिकारक होते हैं वो कहलाते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण। ये पूरी क्रिया कहलाती है पर्यावरणीय प्रदूषण। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं कि किस तरह से प्रदूषण होता है। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये आपको स्वच्छ जल दिखाई दे रहा है जिसमें कि ये मछलियाँ स्वच्छंद विचरण कर रही हैं। लेकिन अब जल प्रदूषित कैसे होता है, चलिए आज इसे हम करके देखते हैं। तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये एक घर है, और ये क्या है, ये फैक्ट्री है, और ये है कुछ पेड़ पौधे जो हमारे खेती को दिखाते हैं कैसे जल प्रदूषित होता है। तो जैसे मैंने पहला कारण आपको बताया था जानवरों को नहलाने, पशुओं को नहलाने, जैसे ये एक आ गई गाय और इसके शरीर पे लगा था ये बहुत सारा गंदा था, और जैसे जैसे इसके अंदर है देखिए इसके शरीर से ये गंदगी निकलना प्रारंभ हो गई है, दिख रहा होगा। इसके अलावा अब इसको हम अलग कर देते हैं तो कुछ हद तक पानी गंदा हुआ। इसके अलावा जो इसमें कपड़े धुले जाते हैं, देखिएगा बच्चों ध्यान से, देखिए इससे गंदगी निकल रही है जो हमें बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन पानी कहीं ना कहीं इससे भी गंदा हो रहा होता है। अब आप देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे DDT की। जैसे कि देखिए पेड़ों में जब इस तरह से DDT डाला जाता है तो क्या होता है, पानी धीरे 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 क्या होता है, ये जब बारिश होती है तो ये जाके मिलने लगता है नदियों नालों के पानी से, और पानी क्या होता है धीरे धीरे प्रदूषित होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए आप सबको दिखाई दे रहा होगा ये इस तरह से DDT निकल के पानी में मिक्स होना शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला सीवेज का पानी, फैक्ट्रियों से निकलने वाला देख सकते हैं आप, ये काला काला सा गंदा पानी निकल रहा है जिससे जल, आप दिख रहा है आपको, ये प्रदूषित होना शुरू हो गया है। इसी तरह से हमारे घरों से जो सीवेज का पानी होता है वो भी आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से ये निकलता है और धीरे धीरे जाके नदियों के पानी को इस तरह मिक्स होके गंदा करना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा फिर क्या होता है,
अब हम और आप भी तो इसके लिए जिम्मेदार है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने घरों का कूड़ा लाकर, और वो भी धीरे धीरे ला के इन्हीं नदी नालियों में सोचते हैं खुले में ही सब डाल दो, घर में कुछ भी ना रहे। तो सारा कूड़ा हम अपने घरों का ला के और धीरे धीरे पानी में मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारी और आपकी भी बहुत बड़ी इसमें भागीदारी हो जाती है गंदगी फैलाने में। अब क्या होता है, पानी तो गंदा हो गया, तो अब इसमें धीरे धीरे शैवाल, जलकुंभी, कुछ इस तरह के पौधे भी अपने आप ही उगने लगते हैं। तो बच्चों, अब आपने देखा इस पूरी प्रक्रिया में एक स्वच्छ पानी और किस तरह से ये पूरी तरह से अब ये प्रदूषित हो चुका है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जल प्रदूषण के कौन कौन से कारक होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि प्रदूषण के कौन कौन से कारक होते हैं। जैसा कि बच्चों अब आप सामने देख के समझ ही गए होंगे अब तक कि प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, जो कि मैंने अभी आपको प्रदर्शन करके दिखाया। देखिए, पहला कारण है कि सीवेज व अपमार्जक को झील, नदी व तालाब में जो गंदगी हम उठा के फेंक देते हैं नदियों तालाबों में, या जो सीवेज का पानी जाता है, इसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा नदियों में नहाना, कपड़ों को धोना, पशुओं को नहलाना जो सामान्य कारण है, और औद्योगिक अपशिष्ट व कृषि अपशिष्ट, यानी जो कृषि से जैसे हम डीडीटी का छिड़काव करते हैं या इस तरह के पदार्थ हुए, जब वो नदियों में जाके मिलते हैं तो पानी प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा घरेलू सीवेज नदियों में प्रवाहित करने से नदियों में शैवालों की वृद्धि हो जाती है, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब शैवाल बैक्टीरिया आ जाएंगे तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, घुली हुई बहुत थोड़ी मात्रा होती है। तो जो शैवाल और जीवाणु होते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, और जब ऑक्सीजन वो यूज़ करने लगते हैं तो नदी में क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। तो अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जो जलीय जीव हैं, उसमें जो मछलियाँ होती हैं, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, तो इससे उनकी मृत्यु होने लगती है। तो ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, पूरी स्थिति क्या कहलाती है, सुपोषण अथवा यूट्रोफिकेशन। अब आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा ना। इसके अलावा कारखानों से निकलने वाले सीवेज में जहरीला प्रदूषक होता है, जब जैसे साइनाइड वगैरह होते हैं, जब ये पानी में मिलते हैं तो वो मछलियों के शरीर में जाते हैं। फिर जब हम लोग खाते हैं मछली को तो क्या होता है, मछलियों के शरीर से वो साइनाइड हमारे शरीर में आ जाते हैं, और जो हमारे लिए बहुत ही घातक होते हैं। इसी तरह से उर्वरक और कीटनाशक, जो मैंने अभी आपको बताया भी, दिखाया भी करके, कि जब हम पेड़ों में डालते हैं डीडीटी या उर्वरक, इस तरह की कोई भी चीज़, तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो बहकर नदियों में आके मिल जाते हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, मछलियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि जल प्रदूषण के क्या हानिकारक प्रभाव हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया जैसे ऐसे बहुत से रोग हो जाते हैं जो लगातार उस जल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जल में विद्यमान अम्ल और क्षार, क्योंकि जो कारखानों से पदार्थ बह के जा रहा है, इसके अलावा खेतों से डीडीटी, उर्वरक या सीवेज का पानी, तो इसकी वजह से कुछ अम्ल और क्षार पानी में मिक्स हो जाते हैं। तो उससे पानी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसका पूरी तरह विनाश कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे नदियों में उन जीवों, बैक्टीरिया के कारण जो स्वतः शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है और पानी प्रदूषित होना शुरू हो जाता है। अब अच्छा, आप सामने ये देख रहे होंगे, ये कौन सी नदी, ज़रा बताइए तो। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, ये है गंगा नदी हमारी। तो गंगा नदी को पता है ना क्या बोलते हैं, नेशनल रिवर, हमारी राष्ट्रीय नदी। अच्छा, आपने एक प्रश्न उठता है, गंगा का जल अधिक दिनों तक अगर रखा भी रहता है तो भी वो शुद्ध रहता है, गंगा का जल क्यों नहीं प्रदूषित होता, कभी सोचा आपने? चलिए मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसमें ये आप देख सकते हो कि ये बैक्टीरियोफेज इस नाम का एक इसमें वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से वो जल को अशुद्ध होने से बचाता है। उसमें कोई भी जीवाणु अगर पनपना होता है तो वो उसको पनपने नहीं देता है। इसी बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा का जो जल होता है वो हमेशा शुद्ध बना रहता है। तो बच्चों, अब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब इसमें लिखा है जैसे गंगा कार्य परियोजना, ये एक ऐसी परियोजना है जिसके अंतर्गत गंगा के जल जो आजकल प्रदूषित हो रहा है हमारे आपकी वजहों से, लोग उसमें जो गंदगी डाल दे रहे हैं, सीवेज का पानी बहा दे रहे हैं, तो गंगा के जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया इस परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो जल प्रदूषण हो रहा है इसकी हम रोकथाम कैसे करें। ये हमारे और आपके हाथ में ही है कि हम इस प्रदूषण को रोकें।
कोई और नहीं इसको आने वाला है, करने वाला है, इसे हमको और आपको ही मिलके करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो बचा हुआ भोजन है, कागज़ है, इसके अलावा सड़ती हुई वनस्पति, प्लास्टिक है, इनको हम खुले नदी नालों में ना डालें। हम कोशिश करें कि इनको हम पानी में कहीं भी खुले में नहीं डालें। इसके अलावा मध्य निर्माणशाला से निर्गमित पदार्थों, जैविक पदार्थ युक्त ठोस पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थों को हम बहाने के बजाय इनको हम क्या करें, इनको हम ले जाएं बायोगैस संयंत्र में, जहां इनसे ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। तो इससे प्रदूषण भी कम होगा और हमें ऊर्जा भी प्राप्त होगी। फिर हम समुद्र व अन्य जल स्रोत में जो तेल का रिसाव होता है, हम उसको भी ख़त्म करें। उससे क्या होता है, समुद्र में बहुत ज़्यादा जब पेट्रोल वगैरह जब निकाला जाता है, जब समुद्र से तेल निकाला जाता है, तो समुद्र के तेल को जब निकालते हैं तो समुद्र में काफ़ी तेल फैल जाता है, उससे रिसाव हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है, मछलियों के लिए दिक्कत होती है वहाँ जलीय जीवों को। तो हम उस रिसाव को क्यों ना रोकें। तो सबसे पहले हम क्या करें, उसमें एक चूसक तकनीकी होती है जिससे समुद्र में उस फैले हुए जल को बाहर कर दिया जाता है। या दूसरी तकनीकी है लकड़ी के बुरादे का प्रयोग। ये दो तरीके हैं जिससे हम जल में जो रिसाव हुआ है उसे खत्म कर सकते हैं, उसे पूरी तरह से निकाल सकते हैं पानी से। दूसरा है नाली, वाहित जल, पोखर, झील आदि जल स्रोतों से पॉलीथीन, शैवाल, जलकुंभी को निकाल देना। यानी अगर हम इनको हटा देंगे तो जो आपके जलीय जीव हैं उनको आराम से ऑक्सीजन मिलेगी और उनकी मृत्यु नहीं होगी, और साथ में प्रदूषण भी कंट्रोल रहेगा। अब इसी में बारी आती है सीवेज शोधन संयंत्र की। जैसा कि बच्चों आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम जल, नदी, झील के जो जल हैं उनको हम शुद्ध करके पीने योग्य बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो सीवेज यानी कि जो शहरों में औद्योगिक अपशिष्ट है, मल वैन का जल है, हम उसको कैसे शुद्ध करें और फिर उसको कैसे हम कामों में प्रयोग करें। तो चलिए इसकी हम पूरी क्रियाविधि को आराम से समझते हैं। इसको बच्चों देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राथमिक उपचार, फिर है द्वितीयक और फिर है तृतीयक उपचार। होता क्या है इसको हम चलिए देख लेते हैं फटाफट। जो प्राथमिक उपचार है इसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे यहाँ से जो शहरों से इस तरह से प्राथमिक शोधन के लिए गया जल, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से शहरों से जब यहाँ से ये मल वैन का जल गया तो यहाँ से ये प्राथमिक शोधन के, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत इसको क्या करते हैं, घर्षण क्रिया से होकर गुजारते हैं और कई सारे हौजों से यानी कि कच्छों से होकर गुजारते हैं। तो ये पूरी क्रिया कहलाती है प्राथमिक उपचार। इसके पश्चात क्या करते हैं, हम जल को यहाँ से हम लेकर आते हैं और ये हो जाता है रिएक्टर। इसमें हम जल को इसमें उस गंदे जल को हम बोलेंगे या अपशिष्ट के जल को, इस क्रिया में हम क्या करते हैं, कई सारे इसमें जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं और भी जैव पदार्थ होते हैं, तो इसमें उनका अपमार्जन किया जाता है। तो इस प्रक्रिया के उपरांत अभी भी क्या होता है, इसमें मीथेन गैस प्राप्त होती है और 85% तक जल शुद्ध हो जाता है, लेकिन उसमें अभी बहुत सारे रोगाणु होते हैं। तो आगे की क्रिया होती है द्वितीयक उपचार। इसके अंतर्गत हम इस जल को कहाँ लेके जाते हैं, वायु मिश्रण टैंकों में, जैसा आप देख सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है, वायु मिश्रण टैंकों में ये आप देख सकते हैं स्लज फिल्टर। इसके पश्चात इसमें ऐसे जीवाणु होते हैं जो उन निम्नीकरण जैव वैज्य वर्ज्य जो पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करते हैं। तो इस क्रिया में वो जो जीवाणु होते हैं उस जल पे क्रिया करते हैं। तो क्योंकि जीवाणु क्रिया कर रहे हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं जैव उपचार या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसके पश्चात क्या होता है, अब जल शुद्ध तो हो गया, अब आपको क्या लग रहा है ये पीने लायक हो गया? नहीं, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये जीवाणु मुक्त हो गया लेकिन अभी भी पूरी तरह पीने योग्य नहीं है, इसमें दुर्गंध पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसलिए यहाँ ज़रूरत पड़ती है तृतीयक उपचार की। इसके अंतर्गत जल को यहाँ से स्लज फिल्टर से होते हुए जब यहाँ निकल गया तो आगे हम इसमें क्लोरीनीकरण, ये देख सकते हैं नीचे सारे स्टेप ये लिखे हुए हैं, क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय अवशोषण, तलछटीकरण और बालू छन्नक। ये ऐसी विधियां हैं जिनके थ्रू हम इसको पूरी तरह से शुद्ध करते हैं, पूरी तरह से जीवाणु मुक्त करते हैं और अब ये जल पूरी तरह से इस्तेमाल करने योग्य बन चुका है। तो अब इस जल का हम कृषि के लिए या अन्य कामों में उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे जल संरक्षण की। ये शब्द बेटा अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते होंगे आप कि अक्सर हम लोग और आप लोग अनजाने में बहुत सा पानी व्यस्त कर देते हैं,
एक तरफ आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि लोग फसलें बर्बाद हो जाती है, बहुत से पशु पक्षी जानवर इंसान सब मारे जाते हैं बाढ़ के कारण। दूसरी तरफ क्या होता है, मई जून के महीनों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती, इतना जल संकट होता है कि ज़मीन फटने लगती है, फसलें सूख जाती हैं। तो ये प्रकृति की विडंबना ही है कि एक तरफ जहाँ बाढ़ आ रही है, दूसरी तरफ जल संकट है। तो ये हमारे और आपके ऊपर है कि जो जल हमको मिला है उसे हम सोच समझ कर इस्तेमाल करें। तो ऐसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे जब आप सुबह ब्रश करते होंगे, जब मंजन करते होंगे, तो आपने टोटी खोली, टोटी खोल के ब्रश धोया, फिर क्या हुआ, आप ब्रश करने लगे और पानी लगातार गिर रहा है। उसके बाद फिर आपने जब तक ब्रश किया तब तक पानी गिरा। तो इस तरह से अनजाने में ही आपने कितना पानी व्यर्थ बहा दिया। इसी तरह जब आप नहाते हैं, पानी आप खोल देते हैं, पानी बह रहा है और आप नहा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से दैनिक जीवन में हम कार्य करते हैं कि पानी व्यर्थ बहता रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें जल को संरक्षित करना है। और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझें कि जल का संरक्षण क्यों हम सबके लिए ज़रूरी है। आप जैसा सामने देख सकते हैं, ये पानी इस तरह से बह रहा है और यहाँ पानी जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही भरा है। तो इस तरह से आपको समझना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल किया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने पढ़ा जल संरक्षण, इसी से जुड़ा है जल का संग्रहण। अच्छा बच्चों, आपने अक्सर बारिश के सीजन में देखा होगा छतों से, पनारों से पानी बह रहा है, देखा है ना? बिल्कुल सही बताया आप सबने। अच्छा, कभी सोचा है कि ये पानी बहकर जाता कहाँ है? अभी भी आपने बिल्कुल सही बताया, ये पानी बहकर नदी सब सीवेज से होता हुआ सब मोहल्लों में भर जाता है, कहीं सीवेज में चला जाता है, कीचड़ कर देता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन कभी मन में आपके ये विचार आया कि हम इस पानी का क्या इस्तेमाल भी कर सकते हैं? चलिए आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। अगर हम क्या करें, पूरे जो बारिश का पानी है अगर हम उसको इकट्ठा करके और उसका उपयोग कर सकें, तो पता आपको यही प्रक्रिया कहलाती है जल संरक्षण, जिसे कि हम कहते हैं जल की खेती। कि वर्षा ऋतु के जल को हम बाद में एकत्रित करके उपयोग कर लें। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेयजल की बचत। हम बहुत लोगों की इससे मदद कर सकते हैं, हम जल स्तर को नीचे जाने से बचा सकते हैं। तो वर्षा जल का संग्रहण इसके अलावा हम कहाँ कर सकते हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि में। इसके अलावा नदियों पर भी बांध बनाकर जल संग्रहण किया जाता है। और इसके अलावा रिवर ग्रिड, आपको ये शब्द दिख रहा होगा, रिवर ग्रिड, इसको एक नदी का पानी से क्या होता है, दूसरी नदी तक जहाँ ज़रूरत होती है, ज़रूरत वाले क्षेत्रों में पानी पहुँचाने के लिए रिवर ग्रिड तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अब जैसा कि आप सामने ये पिक्चर देख रहे होंगे बच्चों, आपको भी कुछ ऐसा ही करना है अपने घर पर। देख रहे होंगे अगर आप छत पे इस तरह से मोटे मोटे पाइप लगा दें और एक इस तरह से बड़ा सा नीचे ज़मीन में टैंक या हौज टाइप का बना दें, तो इस तरह से पानी आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ आके ये एकत्रित हो जाएगा और उस पानी का उपयोग आप बागवानी, बर्तन धोने, पशुओं को नहलाने, कपड़े धोने, ऐसे बहुत से कामों में आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसे आपको और हमको मिलके करना है। और आपको मैं अभी करके भी दिखाती हूँ एक तकनीक। ये है रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं कि कितना पानी, करोड़ों लीटर पानी रोड पे बरसता है और वो कहाँ जाता है, सब रोड पे फैल जाता है, सीवेज में जाता है और कीचड़ करता है। उसके लिए ये एक मॉडल है। तो इसके अंतर्गत देखिए हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से रोड पे बारिश का पानी क्या हो, इस तरह से गिरे और यहाँ के जो रोड्स का कंक्रीट है वो ऐसा हो कि जल को अवशोषित कर ले, तो देखिए क्या होगा, पानी इस तरह से होता हुआ यहाँ से और जाके एक बड़े से टैंक में इस तरह से इकट्ठा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। और उसके बाद इस पानी का अब हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले रोड साइड जो इस तरह से किनारे के जो आपके छोटे छोटे से बगीचे होते हैं, छोटे छोटे से आपने पेड़ पौधे लगा रखे होते हैं, इस बागवानी के लिए हमें पर्याप्त जल मिल जाएगा। इसके अलावा इस पानी को, आप सामने नल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पब्लिक यूज़ के लिए है, जिसको इस तरह से देखो बच्चों, मैंने खोला अगर तो देखिए अभी से पानी आना भी शुरू होने वाला है। और इसके पश्चात क्या होगा कि जो इसमें पानी एक्स्ट्रा होगा, जो पानी हमारा इस टैंक से ऊपर होगा, अगर बारिश सोचिए बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ये पानी बहता हुआ इस पाइप से होता हुआ यहाँ पे भूमि में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, यानी कि हम जल स्तर को नीचे जाने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें पानी आना शुरू हो गया है
और देखिए इस तरह से आम पब्लिक इस जल को निकाल सकती है इस तरह से, और इसको हम पीने के अलावा बाकी हर काम में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सोचिए हमने बारिश के पानी का कितनी तरह से उपयोग कर लिया। ठीक इसी तरह से आपको भी नए नए तरीके सोचने हैं कि और किस तरह से हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं, और अपने शिक्षक से, अपने पाठ्य जो आपके साथ के मित्र हों, उनसे चर्चा करिए इस बारे में कि और क्या क्या नए नए तरीके हो सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह बच्चों आज आपने सीखा कि जल की कठोरता क्या है, जल प्रदूषण और जल संरक्षण के बारे में, और ये आपका गृह कार्य है। तो मुझे लगता है आप सभी बच्चे आराम से कर लेंगे इसको। जल की कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलित लवण, बिल्कुल सही बताया। स्थायी कठोरता हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी मैंने आपको 3 विधियाँ बताई, आसवन द्वारा और धावन सोडा और साथ में परम्यूटेड विधि। इसके अलावा जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। सबसे बड़ा लाभ तो यही है, आप पेयजल की बचत कर सकते हैं और जल स्तर को नीचे जाने से बचा सकते हैं। फिर है तालाब, नाली, शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण को कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय। इसको मैंने अभी आपको बताया था। कम करने के लिए आप जो मैंने सारे उपाय बताए थे कि आप गंदगी को ना फेंकें नदियों में, खुली नदी नालों में। इसके अलावा बहुत से उपाय मैंने आपको बताए, और साथ में शुद्ध करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था ना, सीवेज शोधन संयंत्र के बारे में। साथ में ये आपका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कार्य है कि आप जल संरक्षण पे जन जागरूक करिए, आप लोगों को जागरूक करिए। आप तो हो ही रहे हैं, साथ साथ अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए, और इसके लिए जो जो उपाय हो सकते हैं वो जाके अपने शिक्षक को बताइए, अपने मित्रों से भी इस बारे में चर्चा अवश्य करिए। तो बच्चों अब आपको आज ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी घर पे रहिए और पढ़ते रहिए इसी तरह से। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।